नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का इस्तीफा कबूल हो गया और मामला लगभग समझिए शांत हो गया। क्यों हुआ इस्तीफा ये सब आप लोग जान ही गए हैं कि धनखड़ साहब ने जो बीमारी का की बात की है अपने इस्तीफा पत्र में, बीमारी जैसी कोई बात नहीं थी। और अगर होते बीमार तो अस्पताल में होते या बीजेपी के नेता उनको कहते कि जिसको कहते हैं कि मिजाज पुरसी कहते हैं, उनकी खैर लेते हैं कैसे है। खबर तो ये भी आ रही है कि उनका घर खाली कराने के लिए कह दिया गया, नोटिस भेज दिया गया कि भैया आपका जो उपराष्ट्रपति का घर है वो खाली कीजिए। लेकिन जो अंदर से खबर आ रही है वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे नाराज थे। नाराज की कई वजह थी, मोटे मोटे 3 वजह बताई जा रही है। एक वजह तो कही गई कि जिस तरह से कृषि कानूनों को लेकर के या किसानों को लेकर के उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से जो कहा कि जो वादा किया गया था वो आपने पूरा नहीं किया है और पूरा कीजिए, पूरा किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि कानूनों को लेकर के जो 3 कानून बनाए थे और उसके खिलाफ 13 महीने आंदोलन चला, 750 किसान लगभग मारे गए। सत्यपाल मलिक का पूरा प्रकरण याद कीजिए। सत्यपाल मलिक ने तो कहा ही था, बड़ा लंबा प्रकरण चला था, जब धनखड़ साहब तब चुप थे। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि हमने प्रधानमंत्री को उस समय कहा था कि 750 किसानों की जान चली गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए मरे हैं। फिर राज्यपाल नहीं रहे, फिर जो है वो बहुत कुछ बोला मोदी सरकार के खिलाफ। और जो जिस तरह से पुलवामा में जो घटना हुई थी, जो हमारे अर्धसैनिक बल मारे गए थे, सेना के जवान मारे गए थे, उनको लेकर के उन्होंने कहा कि हमने हेलीकॉप्टर मांगा था लेकिन नहीं दिया गया और कहा गया गाड़ी से जाइए, और वो मौत का कारण बना। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो धर्म और देशभक्ति का इतना मोटा और गाढ़ा लेयर लगा दिया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उनके पास पूरा मीडिया है, नैरेटिव गढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। धनखड़ साहब जो है वो उन्होंने एक और गड़बड़ी की कहा जा रहा है कि उन्होंने अभी जो यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया जाना है वो लोकसभा में बीजेपी ने पेश किया। हालांकि कांग्रेस ने पहले पेश किया था राज्यसभा में। लेकिन चूंकि सरकार ये बिल लाती तो अच्छा रहता। अगर विपक्ष का बिल अगर महाभियोग पास होता है तो सरकार की किरकिरी होती। जो भ्रष्टाचार को लेकर के झंडा बुलंद किया हुआ जीरो टॉलरेंस बोलते हैं बीजेपी वाले। अब जीरो टॉलरेंस कितना है वो आप सब जानते हैं, कितना जीरो टॉलरेंस रहा। ईडी सीबीआई ने पूरा खेल किया, वो सबको पता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने डांटा भी इसी ये ईडी को फिर से कि आप अपनी हद में रहिए। गवई साहब ने सीधा कहा कि आप अपने हद में रहिए और हमारा मुंह नहीं खुलवाइए। जो ईडी को कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बेसिकली वो ईडी वो सरकार का ही हिस्सा, आपको पता है, तो सरकार को भी कहा, लेकिन सरकार कहाँ शर्माती है सरकार को। अब देखिए, संसद का सत्र शुरू हुआ था। संसद का सत्र शुरू हुआ था, विपक्ष ने अपनी तैयारी की थी। उसके पहले एक दिन मीटिंग भी हुई जिसमें हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर की बात करनी है, एसआरआई की बात करनी है। सरकार जो है कई बिल पास करने का चाहती है। बिल का पास करने पे कोई आपत्ति नहीं है विपक्ष को, कि बिल तो पास होना ही है। अगर सर्वसम्मति से बिल नहीं पास हुआ तो बहुमत से बिल पास होगा। और 11 सालों में ढेर सारे बिल पास हुए, ढेर सारे कानून बने, उसमें विपक्ष की कहाँ सहमति रही। विपक्ष का जो सुझाव था वो भी ढेर सारे बिलों में नहीं एक्सेप्ट किया गया और कानून बनाए गए। 150 सांसद को बाहर निकाल करके कानून बनाया गया। तो पिछले 11 साल में बीजेपी ने तो वही किया जो उसने मनमाने पूर्ण तरीके से जो चाहा वो किया। लेकिन ये जो संसद चलाने की जवाबदेही है वो सरकार की है, लेकिन वो अक्सर बोलते हैं कि संसद हम मिलजुल करके चलाएंगे। भाषणबाजी करने में बीजेपी बड़े मास्टर है, और वो किसी लेवल पे चले जाते हैं, निगेटिव भी चले जाते हैं, पॉजिटिव भी चले जाते हैं। इस बार भी वही हुआ, कहा कि हम हर मसलों पर बात करने को तैयार हैं। मसले हैं क्या देश में, सबसे बड़ा सवाल तो यही। क्या जो सरकार बिल पास कराना चाहती है वो सबसे बड़ा मसला है? क्या देश में जो
हंगामा मचा हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, और ट्रंप जो बोल रहे हैं, और हमारे जो 5 लड़ाकू विमान की बात है, वो 5 आतंकी कहाँ गए, ये तमाम बातें हैं। और जो बिहार में चल रहा है SIR, जिसको कहा जा रहा है कि वोट जो है वो चुराने का खेल चल रहा है, इन सब पर बात करनी थी। लेकिन सत्ता पक्ष को लगता है कि ये सब कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी ने पहले दिन कहा भी कि ये मूलतः जो है वो विजयोत्सव है, हमने विजय हासिल कर ली। तो विजय हासिल कर ली तो सबसे पहले उस पर ताली बजवानी चाहिए थे, विपक्ष के लोग भी बजाते ताली। आपको सबको पता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद सीज फायर हुआ, उसके बाद कई प्रतिनिधिमंडल, 7 या 8 प्रतिनिधिमंडल जो है विदेश गए, लंबा दौरा रहा उनका, कई सांसदों का, मुझे लगता है 60-70 लोग गए वहां, लंबा चौड़ा खर्च हुआ, मीडिया में खूब खूब गुण गाया गया। लेकिन कहीं से खुद प्रधानमंत्री बाद में 5 देश गए, पूरा जो ये विदेश मंत्रालय है वो लगा रहा, लेकिन कहीं से कोई शुभ समाचार नहीं आया, और किसी ने भारत का साथ नहीं दिया। क्यों भारत का साथ नहीं दिया, इसी पे तो बात करनी थी। ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि ये हमने रुकवाया युद्ध, और ट्रेड की धमकी दी, और उसके बाद युद्ध रुका, 5 लड़ाकू विमान के भी गिराए जाने की बात की जा रही। तो ये तमाम मसले बड़े गंभीर मसले थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसको दूसरे दर्जे पे डाला। पहला दर्जा उन्होंने दिया अपने विदेश यात्रा को। प्रधानमंत्री अक्सर विदेश यात्रा जाते हैं, जाना चाहिए, प्रधानमंत्री है, जाना चाहिए। लेकिन क्या संसद उनकी विदेश यात्रा से ज्यादा जरूरी थी? विदेश यात्रा टाली नहीं जा सकती थी? या आप चर्चा कर लेते हैं। आज जो है गए प्रधानमंत्री जी, ब्रिटेन गए हैं, और उसके बाद वो जो है 25 और 26 जुलाई को वो मालदीव में रहेंगे। मालदीव से कितना झगड़ा था आपको याद होगा अगर तो। मालदीव को औकात दिखा दी, क्या क्या नहीं कहा गया। और वो मालदीव गए हैं, और वहाँ जो स्वतंत्रता दिवस है 26 जुलाई को, 60वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा, समारोह मना रहा है मालदीव। वहाँ प्रधानमंत्री जो है मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे। तो कहा मालदीव तो हमारा दुश्मन देश बन गया था, अब कहाँ उसके स्वतंत्रता दिवस समारोह में जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जाना चाहिए, जब बुलावा है तो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आज प्रधानमंत्री गए और संसद का सत्र शुरू हुआ 21 तारीख को, 21 जुलाई को, आज खबर आई, मतलब कल खबर आई, कल दोपहर में खबर आई कि लोकसभा में 28 जुलाई को और राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा होगी। प्रधानमंत्री आ जाएंगे उसके बाद। और मीडिया की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार दोनों सदनों में बहस के लिए 16-16 घंटे निर्धारित किए गए। तो ये जो 28 और 29 को निर्धारित किए गए हैं, वो 21-22 भी हो सकता था, क्योंकि प्रधानमंत्री तो 23 तारीख को गए। अगर सबसे महत्वपूर्ण तो यही था ना कि आप अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं विजयोत्सव था, हमने विजय हासिल कर ली, तो इस पर बात होती। लेकिन उस पर बात करने के बजाय आप जो है चुप रहेंगे। और एक कांड किया गया, जो ये धनखड़ जी का कांड है, वो उसमें एक ऐसा कई लोग कह रहे हैं कि ये हर बात को अलग मोड़ देने के लिए ये करते हैं। और धनखड़ के इस्तीफे को ये भी माना जा रहा है कि धनखड़ जी ने जो इस्तीफा दिया, दिया मतलब लिया गया एपिसोड, वो बड़ा दर्दनाक प्रसंग है। और एक तरह से कहिए कि उपराष्ट्रपति को औकात दिखाई गई, और पहली बार ऐसा हुआ है देश के अब तक के इतिहास में, जो आजादी के बाद का इतिहास है, पहली बार किसी राष्ट्रपति को, किसी उपराष्ट्रपति को इस तरीके से इस्तीफा दिलवाया गया है, मतलब इस्तीफा देने पे मजबूर किया गया। स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने कहा, लेकिन फेयरवेल पार्टी जो होती है, विदाई समारोह जिसको कहते हैं, वो भी नहीं हुआ। तो उससे पता चल रहा है कि सब बड़े नाराज हैं, उनको घर खाली करने के लिए कह दिया गया। तो ये एक तरह से कहिए कि अपमानित किया गया उपराष्ट्रपति को। लेकिन खैर उस पर ज्यादा बात करने की अब जगह नहीं है, जो हो गया सो हो गया। नए उपराष्ट्रपति कौन आते हैं वो चर्चा है, हो रही है, पता नहीं कि लाएंगे कोई रबर स्टैंप ही लाएंगे। ऐसे भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद तो रबर स्टैंप ही माना जाता है। लेकिन और ऐसा चाहिए जो रबर स्टाम्प नहीं हो, जो पक्षपात करे। उसमें धनखड़ साहब भी बड़े बदनाम रहे,
बिड़ला जी तो हैं ही, और दोनों पे कई बार विपक्ष ने आरोप लगाया। 21 तारीख को भी जब संसद के का सत्र शुरू हुआ तो राहुल गांधी ने कहा कि हमें बोलने नहीं दिया गया। राज्यसभा में खड़गे साहब ने बोल दिया, उसको लेकर के हंगामा मचा। जिस तरह से अपमानित हुए, खुद जो नड्डा ने जिस तरह से बोला, कहा गया कि वो सभापति का अपमान है। तो ये महत्वपूर्ण जो चर्चा है, जो 16-16 घंटे जिस पर चर्चा होनी है, और तो कुछ है नहीं। बाकी बिल तो पास ही करा लेंगे, विपक्ष रहे न रहे। विपक्ष को कहाँ अहमियत थी, आज कहाँ अहमियत दे रहा है। खाली ये मीडिया में जरूर आ रहा है कि विपक्ष की वजह से संसद नहीं चल पा रही। हालांकि जो जानते हैं संसदीय मामलों को, कहते हैं कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि संसद चलाए, और ये जिम्मेदारी तब होती है जब विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक कीजिए। परसों तो बैठक करनी थी, जिस दिन इस्तीफा दिया धनखड़ साहब ने, बैठक थी, और बैठक में नड्डा जी नहीं आए, बैठक में किरेन रिजिजू नहीं आए जो संसदीय कार्य मंत्री, और बैठक को कहा गया कि आप आगे बढ़ा दीजिए। फिर आगे क्या बढ़े, खुद ही आगे बढ़ गए धनखड़ साहब। तो इससे पता लगता है कि जो भारत सरकार है, या जो नरेंद्र मोदी है, उनकी पूरी टीम है, वो चर्चा से भागना चाहती है। इसलिए राहुल गांधी जब कहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारा सामना नहीं कर रहा है, उनको चर्चा करनी थी, विदेश भाग गए। और जो पाकिस्तान के साथ हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस पर ढेर सारे सवाल हैं, और सबसे गहरा सवाल बार बार ट्रंप उठाते रहे। पाकिस्तान ने क्या कहा, किसने क्या कहा, छोड़ दीजिए सब। लेकिन ट्रंप ने जो बार बार कहा, 24-25 बार कहा, बड़ा संगीन हो जाता है। आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा तो पाकिस्तान की संसद चल रही थी, और पाकिस्तान के संसद में पाकिस्तानी मंत्रियों ने जवाब दिया, और विपक्ष ने बढ़िया से खिंचाई भी की उनकी। लेकिन भारत में कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। मॉनसून सत्र में सबसे पहले इस पर चर्चा करनी थी, लेकिन चर्चा से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी बचना चाहती है। बिहार में भी देखिए, विधानसभा में हंगामा मचा हुआ, वहां भी एसआईआर पे बात हो रही है। और हद तो ये हो गई कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है विजय सिन्हा, इस बदतमीजी पर आ गए कि नंद किशोर यादव जी हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष है और बीजेपी के पुराने नेता है। विजय सिन्हा तो आज नेता बने, वो तो बहुत पुराने नेता है। मोदी जी के जो सुशील कुमार मोदी वहां पे थे, उस जमाने के नेता है। उन्होंने बाकायदा कहा कि आप क्या चाहते हैं, संसद में विधानसभा मैं चलाऊं कि आप चलाएंगे। लेकिन बीजेपी के भीतर बदतमीजी करने की जो है आदत है, किसी को नहीं बख्शते उनको है। मतलब सोचिए, बाकायदा ये कह दिया कि ये क्यों बोल रहे हैं, ये प्रतिपक्ष का नेता जो है तेजस्वी यादव क्यों बोल रहा है, इतना समय क्यों दे दिया आपने। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा समय देने का काम मेरा है, आप तय करोगे। तो इस तरह की चीजें चल रही है। वहां भी एसआईआर को लेकर के तमाम बातें हो रही है। पहले कहा गया था कि 35 लाख वोटर कटेंगे, अब कहा जा रहा है 52 लाख वोटर काटे जाएंगे। तेजस्वी ने यह भी सवाल उठाया कि भाई, जितने बीएलए हैं, खास करके बीजेपी के हैं या उनकी समर्थित पार्टियों के हैं, उनमें से एक बीएलए ने नहीं कहा कि कोई बांग्लादेशी, कोई म्यांमार या कोई नेपाल का नागरिक मिला। तो फिर ये तमाशा क्यों। हालांकि 21 तारीख को जो हलफनामा दिया, उसमें कहा है चुनाव आयोग ने कि याचिकाकर्ताओं ने गलत याचिका डाली। गलत याचिका मतलब वो हवा में याचिका डाली, वो अखबार के पन्नों के आधार पर, अखबार में जो खबरें छपी है उसके आधार पर याचिका डाली गई है। तो क्या अखबार के की खबरें जो है झूठी होती है? क्या भारत में जो अखबार छपते हैं, जो मीडिया चैनल है, सब झूठे हैं? ढेर सारी चीजें हैं। अब लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट 28 तारीख को फैसला सुनाएगा। हालांकि देखिए, 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा, इस पर सुनवाई है, और 28 तारीख को बहस चल रही होगी लोकसभा में। तो 28 जुलाई बड़ा जो है महत्वपूर्ण दिन होगा, हंगामे का दिन। महत्वपूर्ण दिन क्या होगा, हंगामे का दिन होगा। अगर असल तो नजर रहेगी कि यहाँ चर्चा तो क्या चलेगी, हम जानते हैं 11 साल से चर्चा चली रही है। कैसी चर्चा चलती है वहाँ, किस तरह से सभापति और किस तरह से लोकसभा अध्यक्ष
जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोलने लगते हैं तो टोका टोकी होती है। और प्रधानमंत्री बैठेंगे नहीं बैठेंगे, कितनी देर बैठेंगे, ये भी नहीं किसी को पता है। और जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि ये विजयोत्सव है, तो जाहिर है कोई आलोचना नहीं करेगा, क्योंकि आलोचना करेगा तो भारतवर्ष का अपमान हो जाएगा, भारतीय सेना का अपमान होगा। और जो भारतवर्ष भारतीय सेना का अपमान करेगा, जुबानी मतलब आलोचना करना है, सरकार कहाँ फ्लॉप हो गई, तो सरकार जो फ्लॉप हुई वो अपना बात करें, क्योंकि आप देशद्रोही हो जाएंगे, हिंदू धर्म विरोधी हो जाएंगे। पाकिस्तान को मटिया मेट कर दिया, वो कहाँ किया मटिया मेट? 9 ठिकाने जो भारतीय सेना ने तोड़े थे उसके पुनर्निर्माण की बात चल रही है। 100 करोड़ रुपया पाकिस्तान ने खर्च किया और काम शुरू हो गया, वहां आतंकी ठिकाने फिर खड़े कर दिए जाएंगे। तो ये जो पूरा कसरत हुआ ऑपरेशन सिंदूर विजयोत्सव, ये विजयोत्सव कैसे? सब पूछ रहे हैं कि भैया वो 4 जो आतंकी थे वो कहाँ है? मनोज सिन्हा ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि 4 आतंकवादियों को हमने चिन्हित कर दिया। तो चिन्हित कर लिया तो पकड़ेंगे कब? हद तो ये थी कि जो आतंकी चिन्हित किए जा रहे हैं, बता रहे हैं, उनके स्केच जब उस समय जाहिर हुआ, पता चला कि वो भी नकली है, फर्जी स्केच जारी कर दिया, असली स्केच नहीं है, कुछ और है, किसका था किसका निकाल दिया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं, वो जो लड़ाकू विमान कितने हमारे गिरे नहीं गिरे, गिरे तो हमारे पायलट कहाँ गए, मान लीजिए कुछ नहीं गिरे, तो आप दीजिए, बयान दीजिए, संसद में बोलिए तो आकर के। और सुरक्षा सलाहकार ने क्या कहा जी दोबारा, कि हमारे भारत का एक कांच नहीं टूटा। राहुल गांधी गए वहां, पूंछ इलाके में, कश्मीर में कितने घर टूटे, सारे वीडियोज हैं। क्या वो पाकिस्तानियों के घर टूटे? राहुल गांधी पाकिस्तान चले गए देखने के लिए? तो इतनी निर्लज्जता से झूठ बोलते हैं, और वो झूठ जो है संसद में बैठ करके बोल देते हैं। तो लेकिन अब सवाल उठता है कि विपक्ष के पास रास्ता क्या है? राहुल गांधी बार बार कहते हैं हमको बोलने, उस दिन भी नहीं बोलने दिया जाएगा, हंगामा मचेगा उस दिन। राहुल गांधी को 10 वक्ता उनके बोलेंगे बीजेपी के और गालियां देंगे, वो कहेंगे कि देश विरोधी है। वो तो कह भी दिया, नड्डा साहब ने परसों बोला ही, कि जो ये इतिहास, मतलब जो ऑपरेशन सिंदूर है वो ऐतिहासिक है, ऐसा आज तक आजादी के बाद हुआ नहीं। क्या नहीं हुआ भाई? 1971 को झुटला दिया, 1965 को झुटला दिया, करगिल को भी झुटला दिया। अब ऑपरेशन सिंदूर ऐतिहासिक है, और भारतीय इतिहास में इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ, ये थोथा चना बाजे घना के अलावा कुछ दिखता है? लेकिन अब है, बहुमत है, देश की जनता चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बने, देश की जनता चाहती है कि ऐसे ही भारत माता की जय करके भारत को जय बना दे। अभी जो गए हैं प्रधानमंत्री ब्रिटेन, वहां कहा जा रहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने गए। 3 साल से उस पर काम चल रहा था। जो मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, वो भी साथ में गए हैं। और कहा जा रहा है कि ये जो फ्री ट्रेड होगा, साइन होगा एग्रीमेंट, उससे भारत को बहुत फायदा होगा। ये पूरा गटर मीडिया में चल रहा है। क्या फायदा होगा? तो भारत में नौकरियों का सृजन होगा, भारी इन्वेस्टमेंट आएगा। कुछ स्पष्ट नहीं आता है। अब देखिए, कहा गया है कि इसमें फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि आप भी अपना सामान भेजिए, मैं भी अपना सामान भेजूंगा, ना आप टैक्स लेंगे ना हम टैक्स लेंगे, दोनों देश के व्यापारी। सरकार तो भारत में कुछ बनाती नहीं, व्यापार तो सब निजी हाथों में सौंप रही है, तो जाहिर है निजी हाथों को वहां काम मिलेगा। और कहा जा रहा है कि इससे भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और बढ़ेगा। दोनों देशों के बीच 2023-24 में व्यापार $55 बिलियन तक पहुंच चुका है। ये जो बिलियन डॉलर जब सुनते हैं तो लोगों को लगता है कि पता नहीं कितना का हो गया, लेकिन उसका क्या प्रतिशत है ये? ब्रिटेन भारत का छठा सबसे बड़ा निवेशक है, जिसने भारत में $36 बिलियन का निवेश किया है। कई भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में काम कर रही हैं, वो वहां लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। अब भारतीय कंपनियां में ब्रिटेन में रोजगार दे रही हैं भारतीयों को, तो भारतीय तो पूरी दुनिया में ऐसे ही रोजगार पा रहे हैं। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सारी कंपनियों में सीईओ और क्या क्या पोस्ट पदों पर जो है भारत के लोग हैं। भारत ने यही तो किया, स्किल्ड लेबर तैयार किया। और वो किस वजह से तैयार हुआ? हमारी जो आईआईएम आईआईटी जो संस्थान है उसकी वजह से तैयार हुआ। लेकिन खैर,
हम उस दिशा में नहीं जाएंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे चमड़े, शराब, जूते, कपड़े, इन सब का जो है, ये जो उस पर टैक्स कम हो जाएगा। और ब्रिटेन से विस्की और कारों के आयात को सस्ता करने का प्रस्ताव। ब्रिटेन से जो विस्की आती है, कार आएगी, वो सस्ता हो जाएगा। और 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को दूना करके 120 अरब डॉलर तक पहुंचाना है, जो कि 55 अरब डॉलर है 2030 तक। अभी 25 है, पता नहीं अगले पल कहाँ दुनिया चली जाएगी, नहीं मालूम। लेकिन ये प्लान जो बनाते हैं बड़ा लंबा, जिससे 2047 तक का प्रोग्राम बना लिया है मोदी जी ने। वो भी प्लान बना रहे थे धनखड़ साहब कि अगस्त 2027 तक तो हम हैं, अगर कोई दैवीय इंटरवेंशन नहीं हुआ तो। ये लीजिए, ऐसा इंटरवेंशन हुआ कि फलक जो है पद छिन गया। तो ये जो पूरा का पूरा किया जा रहा है, एक तरह से मान लीजिए कि लोकतंत्र को हाईजैक कर दिया गया। लोकतंत्र नाम की कोई चीज बची नहीं। तो चाहे एसआरआई हो, चाहे संसद में बहस करने की बात हो, चाहे विपक्ष की बात हो, चाहे जो आम आदमियों के लिए जिस तरह से सरकार काम कर रही है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि वहाँ जो सिपाहियों का जो ट्रेनिंग सेंटर था महिलाओं का, वहाँ बाथरूम में कैमरे लगाए गए। उनको रोटी ठीक से नहीं मिल रही है। एक एक कमरे में ढेर से सारी लड़कियां लड़कियां रो रो करके हंगामा कर रही हैं। बताइए, सिपाही की नौकरी के लिए आप करने के बाद ट्रेनिंग सेंटर में, ट्रेनिंग सेंटर में इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं आप। ये क्या है? दिल्ली जो है वो तालाब बना हुआ है। दिल्ली में बच्चे जो है वो भर भर कमर पानी में जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे। क्या है ये? पूरे देश की हालत खराब है। और प्रधानमंत्री जी कह रहे थे मानसून इस बार अच्छा होगा। जिस बिहार में एसआईआर चल रहा है, वहां 16 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तय कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी जो तय करते हैं वो करके रहते हैं, चाहे जो हो जाए। अब देखिए आगे क्या होता है। बाकी तो आप लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल किसी नए विषय के साथ।